Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is psychological assessment. So start with the name of Allah. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन इसकी क्या है कि आपके जो मेंटल टेस्टिंग है या आपके जो बिहेवियरल एवेल्यूएशन है उसको हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में और स्टैंडर्डाइज्ड टाइप ऑफ टेस्ट से मेजर करते हैं और यही आपकी असेसमेंट या आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आएगा। असेसमेंट को किस लिए यूज़ किया जाता है हम वो देखते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस के लिए, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड कोग्निटिव सोशल एंड द इमोशनल फंक्शनिंग। मीन्स के आप इमोशनली किस स्टेट पे लाई कर रहे हैं, आप डेवलपिंग वे में हैं तो आपका क्या लेवल है, आप इंटेलेक्चुअल जो एक्सपोजर है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है या आपकी टेस्टिंग है या आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में काउंट होंगी। पैराडाइम्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। बेसिकली हमारे पास 5 किस्म के पैराडाइम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक जिसमें हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें मेजर करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनकी जो है हम उन्हें क्या कहते हैं जी, हम उन्हें प्रॉपर वे में लेके चलते हैं और उनकी हम इंटरवेंशन जो हैं करते हैं। सेकंड वन हमारे पास आ जाएगा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या हमारी रेगुलरिटीज़ आ जाएंगी कि हाउ द पर्सन रिलेट टू द अदर। मीन्स कि हम दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं या हम कंपैरिजन वाला जो सीन आ जाएगा हमारा। और अगर हम दूसरों को परसीव कर रहे हैं तो हम किन जो हैं सेंसेस की बेस पे या किन पॉइंट के बेस पे हम दूसरों के साथ रिलेट करते हैं। थर्ड वन इज़ द पर्सनोलॉजिकल। पर्सनोलॉजिकल में आपके जो भी इंसान होगा, आप होंगे, आपका क्लाइंट होगा या कुछ भी दूसरा इंसान होगा, आप उसकी लाइफ की हिस्ट्री को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या माइलस्टोन्स थे और क्या चेंजेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड द फोर्थ वन इज़ द मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट में आप क्या करेंगे कि जो भी पर्सन होगा उसको आप रिलेटिव स्टैंडिंग जो है या स्टैंडर्डाइज जो मेजरिंग है उसकी पर्सनैलिटी पे फोकस करेंगे। मीन्स कि आप जो भी टेस्टिंग या जो भी असेसमेंट करेंगे उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा कि चाइल्डहुड में कैसी पर्सनैलिटी थी, अडल्टहुड में उसका कैसा बिहेवियर था और ओल्ड एज में उसका क्या बिहेवियर था, वर्किंग जो प्लेस है वहाँ पे कैसा बिहेवियर था। और अगर स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ, स्टडी लाइफ की तरफ आ जाए तो हर जो हैं आपके इराज उसमें कैसे कैसे बिहेवियर उसने शो किया और किस तरह से मॉडिफिकेशन हुई। एंड द लास्ट वन इज़ एम्पेरिकल। एम्पेरिकल जो है ये आपका किस चीज़ को रिलेट करता है, इसमें आपकी साइकियाट्रिस्ट जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो आ जाएंगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट उन्होंने बताया हुआ है कि एक्चुअली क्या है, ये एक हमारा बहुत ही कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होती है किसी भी इंसान की, किसी भी पेशेंट की जिसमें हम उसकी फ़िज़िकल, उसकी मेंटल, उसकी इमोशनल और उसके साथ साथ उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है या उसकी हेल्थ होती है, हम उसकी जो फंक्शनिंग है उसकी सलाहियत को कम्युनिटी के साथ और वो किस तरह से अपने आप को दूसरे लोगों को परसीव कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं या ऑब्जर्व कर देते हैं। ये हमारे पास साइको सोशल असेसमेंट आ जाएगी। साइको सोशल मीन्स के आपके साइकोलॉजिकली और आपकी सोसाइटी में रिलेटेड आप लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी प्रोसेसिंग है, क्या आपका प्रोसीजर है, उसे हम साइको सोशल असेसमेंट कह देते हैं। मीन्स कि आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, वर्किंग प्लेस है, स्टूडेंट हैं आप, कुछ भी हैं, तो आपका अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के साथ सोशली इंटरेक्शन कैसा है, वो इम्प्रेसिव है या आप एग्रेसिव बिहेवियर या कैसा भी है, हम उसको मेजर करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोग्राम। ऑब्वियसली अगर आप अपनी सोसाइटी में अच्छे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा जो है इम्पैक्ट मिलेगा, आपकी लाइफ पे एक अच्छा असरात जो है वो मुरतब कर दिए जाते हैं कि भाई ये बंदा या ये बंदी जो है इनका इस तरह से इंटरेक्शन है सोसाइटी में, सिचुएशन कोई भी हो आप उसे हैंडल इजीली कर लेते हैं। सो डेट्स वाई आपकी पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग रिवील होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइको सोशल असेसमेंट। नेचर ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उनकी नेचर कैसी होती है, हर टेस्ट की जो है अपनी नेचर है, अपने डिफरेंसेस हैं, उसकी अपने प्रोसीजर्स हैं। आपके जो टेस्ट हैं वो रिटन भी हो सकते हैं, आपके विजुअल भी हो सकते हैं, आपके वर्बल इवैल्यूएशंस भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरह से एडमिनिस्टर किया है या हमने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है
कि हम आपकी कोग्निशन, आपकी जो इमोशनल फंक्शनिंग है चाइल्ड में, एडल्ट में, ओल्ड एज में, हम उसको मेजर कर सकें अपने टेस्ट के थ्रू। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज फॉर? साइकोलॉजिकल टेस्ट किस लिए यूज़ होते हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, जब आपके साथ साइकोलॉजिकल वर्ड आ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपका जो बिहेवियर है वो तो इम्पेक्ट करेगा, वो मेजर होगा, वो काउंट होगा। उसके साथ साथ आपकी जो है सोशली और आपकी इमोशनली जो फिज़िकली हेल्थ है वो भी उसमें काउंट करेगी, उसमें लाइक करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो डायग्नोस है वो मेंटल इलनेस का करते हैं अपने टेस्ट्स के थ्रू। उसके साथ साथ हमारे पास जो है साइकोलॉजिकल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो मेजर करते हैं आपके सब्जेक्ट की इंटेलिजेंस को। सेकंड पे आ जाएगी आपकी कोग्निशन, थर्ड पे आ जाती है आपकी मेंटल एबिलिटीज़ एंड आपका बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, हम इसको किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं कि एक टेस्ट बना रहे हैं, हम उसमें किन पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं या हम किन जो टॉपिक्स हैं उनको अपने व्यू में रखते हुए कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको लेके चलते हैं। वो क्या क्या है, हम उसका जब भी एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो हम जो है ट्रेंड इवेल्युएटर्स लेते हैं, मीन्स के वो लोग जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, हम ऐसे इवेल्युएटर्स लेंगे ताकि उसमें कोई भी बाइसनेस हमारे टेस्ट में, हमारा जो स्केल है उसमें ना आए। तो हम उसको बहुत ही एहतियात के साथ जो है गाइडलाइंस जो होती हैं या जो भी हमारी प्रिकॉशंस हैं रिगार्डिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसको बड़े एहतियात से लेके चलते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो हमारे आ जाते हैं स्कोर्स के। स्कोर जो हैं वो भी वेरिएशन में ना आए। स्कोर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कोर्स जो हैं उनको हम ऐसे ही सोचते हैं या ऐसे ही समझते हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल का रिफ्लेक्शन है। ऑब्वियसली आप स्कोरिंग के अकॉर्डिंग जो डायग्नोस है आप उसकी तरफ मूव करते हैं, तो हमारे जो स्कोर्स हैं हम उसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा पेशेंट, हमारा जो क्लाइंट है या जो भी इंडिविजुअल है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या उसको जो है वो शो अप कर रहे हैं। तो इसी की बेस पे जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उसको हम जो है पर्पसफुली इसको मेजर कर लेते हैं बिहेवियर को। और ये सारी हमारे बिहेवियर की और हमारी स्कोरिंग के थ्रू, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के थ्रू जो हमारे पास इवेल्युएशन आती है उसका हम साइकोलॉजी की ज़ुबान में या लैंग्वेज में हम उसे साइकोमेट्रिक्स का नेम भी देते हैं। अब सिस्टमेटिकली जो हमारे पास यूज़ है, हम उसको प्रॉपर वे में लिख चलते हैं, तो हम उसको क्वान्टिफाई जो है साइकोलॉजिकल और साइकोसोशल जो बिहेवियर है, एबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस के थ्रू। मीन्स कि अगर कोई शख्स जो है उसको फिज़िकल इशू है तो हम उसको मेंटली जो इलनेस है या मेंटली अपसेट वो इंसान जा रहा होगा, हम उसको उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि इस बीमारी का इसकी दिमागी हालत पे या इसकी जहनी हालत पे क्या इफ़ेक्ट है और हम उसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं और इस सिचुएशन में इस इंसान की परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैटेगरीज आ जाएंगी टेस्ट जो हैं, आइडर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व आंसरिंग क्वेश्चंस, कि वो किसी भी सवाल का जो है वो जवाब दे रहे हैं विद द सेट रिस्पॉन्सेज लाइक येस एंड नो और ट्रू एंड फॉल्स। मीन्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे पास जस्ट टू द पॉइंट बात होती है कि हमने हाँ और ना में बताना होता है और हमने सही गलत का जो है वो आंसर देना। जबकि हमारे पास जो प्रोजेक्टिव टेस्टिंग है वो इवेल्युएट करती है हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं जो भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग मार्क्स वजूद में आएंगे। और हम उसको जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, हमारे जो हिडन इमोशंस हैं और हमारी जो अनकवरिंग होप्स हैं, हम उसके थ्रू उनको रिवील करते हैं। मीन्स हमारी कोई ख्वाहिश थी और कभी हमसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम क्वेश्चनर्स के थ्रू जो है उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स आप कह लें या इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, हिडन इमोशंस हैं, हम उनको क्वेश्चंस के थ्रू या अपने स्किल्स के थ्रू मेजर कर लेते हैं। वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके जो है इंटरनल फीलिंग्स जो हैं या इमोशंस जो हैं वो किस लेवल पे लाई कर रहे हैं। बोथ प्रोवाइड यानी कि दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं वो हमें इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। इंसाइट जो है किसी भी क्लाइंट, जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा, आप एक प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी इंसाइट को मेजर करें। उसके साथ साथ उसकी सिम्टम्स का भी आपको पता चल जाएगा और आप उसको अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। Psychological tests can include formal or the non-norm reference tests to measure the ability to comprehend different concepts.
मीन्स के आपके पास जो टेस्ट हैं उनके थ्रू आप वेरियस किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। डिफरेंस किस तरह से, लाइक कोई इंसान जो है आपके पास स्ट्रेस में आया है तो आप अपने टर्म्स में वेरियस जो है पॉइंट सेट करेंगे कि वो उसमें जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो उसमें सोशल जो है वो इन्वायरमेंट क्लूड कर रहे हैं, जेनेटिकली फैक्टर्स जो हैं वो काउंट कर रहे हैं, या पीयर जो है या इसके इंटर और इंट्रा पर्सनल जो इश्यूज हैं या पॉइंट्स हैं वो उसमें इशू जो है वो कॉज कर रहे हैं। तो आपके पास एक ही पॉइंट से रिलेटेड वेरियस जो हैं टॉपिक्स या क्यूज जो हैं आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं आफ्टर द डायग्नोस। जबकि आपके पास जो आपकी मेजरमेंट है वो इन शॉर्ट ये करती हो कि आप जो भी टेस्ट जो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो वैलिडिटी है, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपके पास एक जो है अच्छी स्कोरिंग दे रही है। अच्छी स्कोरिंग मीन के रिलायबल वे में लेके चले, उसमें कोई भी बाइसनेस नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई एग्जिस्ट करें। तो ड्यूरिंग द साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आल्सो भी यूज, जब आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे होते हैं तो आपकी सारा जो प्रोसीजर है वो एक साइकिलिंग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपकी जो सिंपल या हमारी जो जनरल असेसमेंट है आपकी वो भी साथ में चल रही होती है। साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम जो है सर्वेस कर लेते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशनल डाटा जो है उसको कलेक्ट करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा हमारा, और उसके साथ साथ हमारे पास प्रीवियस एजुकेशनल एंड मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नीडेड फॉर? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किस लिए ज़रूरी होती है? ताकि हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे पास साइकोमेट्रिक्स आएंगे, हम उनको रिजॉल्व कर सकें। और हम उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं या किन पॉइंट्स को मेजर करते हैं जो हमारे पास सामने आ जाएंगे, तो वो है हमारी इंक्रीज सोशल विड्रॉल। मीन्स कि आप अपनी सोसाइटी से वैसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं जैसा कि आपको करना चाहिए, और उसके साथ साथ आप नर्वस हो जाते हैं किसी से बात करते हैं या गैदरिंग में, या कभी प्रेजेंटेशन का आपको चांस मिले तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे बाहर नहीं रहता है। चेंज इन मूड आ जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद वेदर चेंजेस एंड वेरियस कंडीशन। आपका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। लाइक घर में आपका मूड जो है वो कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ आपका कुछ और है, तो ये आपके मूड की वेरिएशंस आ जाएंगी और इन इश्यूज़ को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग नॉर्मल टास्क, आपके जो नॉर्मल या कैजुअल टास्क हैं आप उनको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं। आपका जो ड्रामेटिक चेंज है आपके सोने उठने बैठने जागने में, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स विद द कंसंट्रेशन। जब आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो आप अपने इन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अदर्स जो हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? आपकी स्क्रीनिंग, जॉब एप्लीकेंट मीन के जॉब से रिलेटेड आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको किस तरह से सिलेक्शन करनी चाहिए, तो आपका जॉब स्क्रीनिंग जो है एप्लीकेंट्स को सिलेक्शन में वो भी आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आपकी आ जाएगी, उसके साथ साथ आपकी एकेडमिक प्लेसमेंट आ जाएगी। टाइप्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट आर, किस तरह के जो हैं वो टेस्टिंग लाइक करिए, और अगेन वही कि हमारे पास जितने भी टेस्ट हैं वो हमारे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, पर्सनैलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड एंड न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है, हमारे बिहेवियर की जो फॉर्मुलेशंस हैं विद वेरियस स्टिमुलस, हम उनको मेजर करते हैं। और हम उसको इन डेप्थ किस तरह से मेजर करते हैं ये हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं? पर्सनैलिटी जो है टेस्ट वो हमारे बिहेवियर, इमोशंस, एटीट्यूड, हमारे बिहेवियरल एंड इन्वायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम उनको मेजर करते हैं। और इसके लिए हम कौन कौन सी इन्वेंट्री यूज़ करते हैं? हमारे पास 16 फैक्टर जो पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर है हम उसको यूज़ करते हैं। हमारे पास बेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है जिसे हम BPI के नेम से डिनोट करते हैं, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन हमारे पास आ जाएगा अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में हम क्या मेजर कर रहे थे? हमारा जो रिस्पोंडेंट है उसका इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट में तो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपनी एक्टिविटीज़ में। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट आ जाएगा, हमारी अचीवमेंट आ जाती हैं, एंड द कंपैरेटिव एबिलिटीज़ आ जाएगी।
उसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं हमारे जो हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट हैं उसमें हम क्या कौन सी इन्वेंटरीज जो हैं वो यूज़ करते हैं। उसमें हम कॉपमेंट टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट है के टी ई ए जो है हम उसको मेजर कर रहे थे। हमारे पास जो जॉनसन साइकोलॉजिकल साइको एजुकेशनल बैटरी है हम उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास आ जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो मेजर कर रहे होंगे रिस्पोंडेंट बेस ऑन हाउ मच दे एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। एटीट्यूड टेस्ट में मीन्स कि हम अपना एटीट्यूड भी शो कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको मेजर करते हैं। इसके लिए जो है हम लाइकर्ट स्केल जो है उसे यूज़ करते हैं और थर्स्टन का जो स्केल है उसे यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हमारी कैपेबिलिटीज, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एप्टीट्यूड जो टेस्ट है हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी स्किल्स, हमारे जो स्किल्स के सेट हैं मीन्स कि हम किस लेवल पे लाई कर रहे हैं उन्हें मेजर करते हैं। हमारी जो प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर सक्सेस है मीन्स कि हम फ्यूचर में किस जगह पे जा सकते हैं या किस पॉइंट पे लाई करेंगे वो मेजर करता है। उसके साथ साथ जो हमारे ये हैं जी जो हम इन्वेंटरीज के थ्रू से मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाएगी विजुअल रीजनिंग टेस्ट एंड द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस, हमारा लाइक अग्रेशन, हमारा जो सैडनेस है, हैप्पीनेस है, हमारी जो इम्पल्सिविटी है हम उसको मेजर करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे इन्वेंटरीज यूज़ होते हैं वो हमारे पास मेजर स्लेवरी जो है हम उसको यूज़ करते हैं जिसे हम MSCEIT के नेम से डिनोट करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास इमोशनल एंड द सोशल कंसेप्टेंस इन्वेंट्री जो है हम उसको यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाएगा जी हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो मेजर करता है हमारे मेंटल डेवलपमेंट और हमारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें मेजर करता है। और इसके लिए जो हम टेस्ट या स्केल यूज़ करते हैं हमारे पास वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट आ जाएगा। और उसके साथ साथ वेस्लर का जो एडल्ट फार्मूला है हमारे पास स्केलिंग में वो आ जाएगा। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आ जाएगा। और उसके साथ साथ यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो स्केल है हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो मेजर करते हैं हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़, लाइक हमारी मेमोरीज आ जाएगी, लैंग्वेज, हमारी एग्जीक्यूशन आ जाएगी, हमारी फंक्शनिंग आ जाएगी। और इसके लिए हम बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं, बैक एंजाइटी इन्वेंट्री और जो है इसे रिलेटेड वेरियस इन्वेंट्री का स्केल है हम उसको मेजर करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट आ जाएंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है? मेजर फीडबैक फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टू आइडेंटिफाई अनरियलाइज्ड इमोशंस। मीन्स के हम जो है हमें पता नहीं होता है कि हम किस सिचुएशन में हमारे जो इमोशंस है वो किस तरह से वर्किंग कर रही हैं, तो हम उसके लिए प्रोजेक्टिव जो टेस्ट है हम उन्हें यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो हमारा रोस्टर टेस्ट जो है वो आ जाएगा। ऑटोमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है TAT वो आ जाएगा। सेकेंड और लास्ट वन जो हमारे पास है वो है ऑब्जर्वेशनल डायरेक्ट टेस्ट। ऑब्जर्वेशनल डायरेक्ट टेस्ट जो है वो मेजर करते हैं इमीडिएट ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी और लैब जो है उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा कि हम एक स्पेसिफिक जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। लेबोरेटरी जो है उसके अलावा लाइक हमने जो है जो हमारे कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल की जो लैब आ जाएगी उसमें हम देख रहे हैं उसमें हम किस तरह से ले रहे हैं कि हमने एक स्पेसिफिक जो इन्वायरमेंट है उसको रखा हुआ है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मीन्स कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उन्हें कंट्रोल किया होता है, लाइक आपका इंटरेस्ट, आपकी एक्टिवनेस, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका टाइम, आपका जो है इन्वायरमेंट के वो एरिया है या किस तरह का है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें लाई करती हैं। और इसमें हम जो स्केल्स हैं वो ऐसा यूज़ इस तरह से नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हमने सिचुएशन को, हमने कंडीशन को जो है वो कंट्रोल किया होता है। तो उसी कंट्रोल सिचुएशन में हम लेके चलते हैं अपने टेस्ट की जो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी। हम मॉर्निंग में टेस्ट करेंगे, हम इवनिंग में करेंगे, हम नून में करेंगे और हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे। हम इनको बार बार रिपीट करेंगे और रिपीट करते हुए हम देखेंगे कि ये किस तरह से रिज़ल्ट लीड कर रहे हैं। और उन रिज़ल्ट को आफ्टर वेरियस ट्रायल्स और वेरियस
जो है अचीवमेंट, हम उसको रिलेट करते हैं कि मॉर्निंग में अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर काउंट होंगे, इवनिंग में करेंगे तो ये फैक्टर काउंट कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें दोपहर में नून टाइमिंग में करें तो हमारे पास ये फैक्टर जो हैं वो काउंट करेंगे। प्रिंसिपल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिवील्स कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कोर प्रिंसिपल हैं जो कि फाउंडेशन में लाए होते हैं और हम उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू लेके चलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द टेस्ट आर सैम्पल्स ऑफ बिहेवियर, कि हम जो टेस्ट बना रहे हैं उनके पास हमारा जो बिहेवियर है उसके सैम्पल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हो। टेस्ट डोंट डायरेक्टली रिवील ट्रेट, जब हम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे ट्रेड्स पे ना जाएं और ना ही हमारी कैपेसिटीज़ पे जो है वो पहुँचें। तो उससे पहले हमारे बिहेवियर को अच्छी तरह से जो रिवील कर ले, जो चेंज कर ले, जो मेजर करे, टेस्ट ऐसे होने चाहिए। बट में अलाउ इंटरफेरेंस टू बी मेड अबाउट द पर्सन्स बीइंग एग्जामिन्ड, मीन्स के डायरेक्ट हमारे ट्रेड्स पे ना जाए लेकिन हम ट्रेड्स के इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही हैं हम उसको मेजर कर सकें। उसके साथ साथ जी हमारे पास जो थर्ड वन है वो है जी टेस्ट शुड हैव एडिक्वेट रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी, जो हमारे पास टेस्ट हैं वो हमारी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मेजर कर रहे हों, और अगर हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करें तो आफ्टर मल्टीपल टाइम यूजेज हमारे पास सेम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आनी चाहिए। टेस्ट स्कोर जो है और जो हमारे अदर परफॉर्मेंस हैं जो कि टेस्टिंग के थ्रू हम उसका मेजर कर रहे होते हैं, मे बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय द टेम्प्रेरी स्टेट ऑफ द फटीग, कभी कभी हम थके होते हैं, हम एनजाइटी की वजह से उस सिचुएशन में नहीं होते हैं, हमारा या स्ट्रेस होता है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे टेस्ट पे भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो हमें विदाउट बाइस जो है हमें टेस्ट को सोल्व करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, ताकि हम उसकी एक्चुअल जो मेजरमेंट है वहाँ तक पहुँच सकें, और जो हमारे पर्सनालिटी है उसकी और हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको डैमेज ना करें। टेस्ट रिजल्ट शुड बी इंटरप्रिटेटेड इन द लाइट ऑफ द पर्सनस कल्चर बैकग्राउंड, हर इंसान का जो बैकग्राउंड है कल्चरल वो डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम सेम टेस्ट जो है वो अमेरिका में यूज़ करें तो वहाँ का कल्चर के अकॉर्डिंग उसकी स्कोरिंग चेंज होगी, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो चेंज होगा। हम इंग्लैंड में करेंगे, हम न्यूजीलैंड में करें, हम इन एरियाज़ के अलावा वापस आते हैं हम अपने लाहौर पाकिस्तान में, तो अगर हम पाकिस्तान में इनकी वो करें इम्प्लीमेंटेशन करें तो इनकी स्कोरिंग, इनके जो कल्चरल इफ़ेक्ट्स हैं, जो कॉजेज़ हैं वो चेंज होंगे। टेस्ट रिजल्ट आर डिपेंडेंट ऑन द पर्सनस कॉपरेशन एंड द मोटिवेशन, ऑब्वियसली हमारा जो टेस्ट होगा वो किसी भी इंसान की, हमारे पेशेंट, हमारा क्लाइंट जो है उसकी कोऑपरेशन मीन्स वो कितना एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कितने मोटिवेटेड है टेस्ट को फिलअप करने के लिए, टेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए। टेस्ट परपोटिंग जो है वो मेजर करती है आपकी सेम एबिलिटी, आपका जो है उसको प्रोड्यूस करती है डिफरेंट स्कोर्स अकॉर्डिंग टू द आपका टेम्पो। मीन्स के जो टेस्ट है वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, वो आपकी एबिलिटीज़, आपका जो टेम्पो है किसी भी काम को करने के लिए, आप उसमें कितना खुद को इंडल्ज कर रही हैं एक्टिविटी में, वो उसको भी रिवील कर रही होती है। टेस्ट रिजल्ट शुड बी इंटरप्रिटेड इन रिलेशन टू अदर बिहेवियरल डेटा, टेस्ट रिजल्ट जो हैं वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि आपने अगर ये टेस्ट फिल किया तो आप किस मेंटली स्टेट पे थे, आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन थी, आप किस स्टेट में बैठे हुए थे, किस स्टेट में मीन क्या डिप्रेसिव है, आपको स्ट्रेस है, आपका मूड डिसऑर्डर मीन्स क्या मूड जो है वेरिएशन वो चल रही हैं, आप आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में हैं, आप गैदरिंग में हैं, आप मेंटली की स्टेट में प्रेजेंट हैं, आपके जो टेस्ट हैं इस पॉइंट को भी रिवील कर रही होती हैं। अ पावरफुल टूल जो है वो किस तरह से साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं ऑब्वियसली आपका बिहेवियर, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो कोग्निशन है, आपकी जो मेंटली स्टेट है, उन सब चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। जब इन सब चीज़ों को मेजर कर रहे हैं तो हम कहते हैं भाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो एक बहुत इम्पैक्टफुल और पावरफुल टूल है। मीन्स कि आप एक स्किल के थ्रू आप ये भी जज कर सकते हैं कि पर्सन किस सिचुएशन में है और उसकी मेंटली जो स्टेबिलिटी है वो किस पॉइंट पे लाई कर रही है। अच्छा जी, इसके साथ हमारी इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है आपके स्किल्स, आपका नॉलेज, और जो पर्सन उसको एडमिनिस्टर कर रहा था या इंटरप्रेट कर रहा होगा उस पर भी डिपेंड करती है कि वो सिर्फ टेस्ट को फिलअप करने वाले की जो है मेंटल स्टेट या उसकी कंडीशन जो है वेरिएशन वही डिपेंड नहीं करती हैं।
जो आपका साइकोलॉजिस्ट है, आपका जो काउंसलर है, आपका साइकियाट्रिस्ट है, वो किस सिचुएशन में है। सो दोनों फील करते हुए, करवाते हुए, उसको इंटरप्रेट करते हुए एज अ जो है ट्रेनर और ट्रेनी, अगर हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करें तो आप दोनों में बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। और जब हम उसको वाइजली यूज़ एक प्रॉपर वे में लेके चलते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो मैनर, हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, वो पर्सन को हेल्प आउट करती है। उसने किस तरह से डन किया और उसने खुद को किस तरह से प्रिडिक्ट किया, और जो हमारे इंसाइट्स थी, हमारा जो क्लाइंट है उसने टेस्ट को फिल किया, उसके जो इंसाइट्स हैं हम उसको किस तरह से स्क्रीन आउट कर रहे हैं। आप किसी भी क्लाइंट की हिस्ट्री ले लें, उसे टेस्ट फिलअप करवा लें, आपके पास बहुत डाटा होता है, इतना डाटा होता है कि अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए भी उससे कोई गुफ्तगू ना करें तो आप एक बहुत आला किस्म का मैनेजमेंट प्लान जो है वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप उसको एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आपका जो इनअप्रोप्रिएटेड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, कैन आपकी जो है वो मिसलीड कर देते हैं। इनअप्रोप्रिएट मीन्स के आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, आपके पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं है कि आपने उसका जो मैनेजमेंट प्लान है, आपने कौन सी इंटरवेंशन यूज़ करने हैं, कौन सी साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करेंगे, आप कौन सी जो है कॉपिंग स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो आप उसको मिसलीड करेंगे, टाइम वेस्ट भी ऑब्वियसली आप उसका करेंगे, और उसके साथ साथ जो उसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं या डिसीजन अबाउट द ट्रीटमेंट है, आप उससे भी इफ़ेक्ट करें। आप एज अ टॉक्सिक पर्सन जो है उसकी लाइफ में फिर एंटर हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो आपके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट वो क्या क्या है, वो किस तरह से हैं, हम उसको देखते हैं। जो गुड साइकोलॉजिस्ट हैं नो दिस एंड विल टेक ग्रेट केयर इन राइटिंग अप a psychological test or assignment report, communicating in careful and the questions language। मीन कि जब हम कोई टेस्ट जो है वो बना रहे होते हैं या ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं। सिर्फ एक टेस्ट के लिए हमें हर टेस्ट के लिए हर सोर्स से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। आप कोई भी टेस्ट बनाने, आपको बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा, अच्छा ये जो है पॉइंट ये बच्चों में भी एग्जिस्ट करे, आप बच्चों के लिए भी सोचेंगे, आप बड़ों के लिए भी सोचेंगे, आप अडर जो ओल्ड एज हैं हमारे पास बूढ़े हैं हम उनके लिए भी सोचेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसा ऐसे क्यूज हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेके एक अच्छा टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट हम उसका बना सकते हैं। तो हमें वो सोर्सेज का पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। अच्छा जी, हमारे पास जो है कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग, ठीक है, आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। कम्प्रीहेंसिव जो लिसनिंग है प्रोवाइड आपको क्या करेगी, आपको ब्रॉड इंसाइट जो है वो टेस्ट में अवेलेबल करेगी। मीन्स अगर आप अच्छे लिसनर हैं, आप एक गुड लिसनर हैं जो कि अच्छे तरीके से सुन सकते हैं किसी को किसी भी सिचुएशन में, तो वो आपको एक अच्छी जो कंपेरेबिलिटी है या अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन के वो प्रोवाइड कर देगी। जबकि उसके जो वीकनेसेस हैं, अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड करें गुड लिसनिंग, तो आपका जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। मीन्स कि जब आपने किसी को प्रॉपर वे में सुना ही नहीं, आप सुनना चाहते ही नहीं हैं, तो आप उसकी जो क्वालिटी है टेस्ट की उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको हार्मिंग वे में ले जाएंगे, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सुनेंगे नहीं, कोई नॉलेज नहीं होगा, तो जो टेस्ट है उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट करेगी। सिस्टमेटिक जो रिव्यूज़ हैं वो आपके एक्सीलेंट जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या वैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट है उसको क्रिटिकली लेके चलती है। मीन्स उसको क्रिटिकली प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि किस तरह से एक सिस्टम के थ्रू आपका टेस्ट गुजरा है। सिस्टम के थ्रू कि आपने कोई टेस्ट जो है आप किसी सब्जेक्ट की रिसर्च में हैं और आपने टेस्ट जो है वो क्रिएट करना है, आपने एक क्वेश्चन नियर सॉरी बनाएंगे, तो आप उसके लिए किन पॉइंट पे आप पहले अपना टॉपिक सोचेंगे, टॉपिक में आपने कौन से वेरिएबल्स इंक्लूड करने हैं, आप उन वेरिएबल्स पे वर्किंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे, आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आप उस टेक्निक पे फोकस करेंगे। उस टेक्निक के बाद आपका सैम्पल साइज़ जो है, सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, आप उस पर फोकस करेंगे। आफ्टर डेटा कलेक्शन जो है आप टाइमिंग देखेंगे कि ये जो स्केल या क्वेश्चन के लिए टाइमिंग है, आपने किस टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया, उस टाइमिंग में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या किसी और टाइमिंग में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप इन सारी की सारी चीज़ों को मैयर करेंगे कि सिस्टम के थ्रू गुजरेगा तो वो आपको एक क्रिटिकल इवेल्युएशन भी उसी के अकॉर्डिंग देगा।
जबकि आप जो है एक एवेल्यूएशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपके पास जो है बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। लॉन्ग टाइम जो है आप उसमें पब्लिकेशन भी नहीं करवा सकते हैं, पब्लिकेशन नहीं होगी तो आपके रिव्यूज़ जो हैं वो भी नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो लिस्टिंग है वो आ जाएगी वेरी टाइम एफिशिएंट क्विक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक जो लिस्टिंग है मींस के आप इसको गूगल पे किस लेवल पे लाए करवा रहे हैं फिर मीन्स के आपका जो टेस्ट क्रिएशन है वो डिपेंड करेगी आपकी एबिलिटीज, आप कितना अच्छा जो है टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो लिस्टिंग है रैंक जो है गूगल पे वो इंक्रीज़ होगा। अगर अच्छे रैंक पे है तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है क्योंकि आपकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली लिस्टिंग में आ चुकी हुई है, वो एक वैलिड टेस्ट में आएगा। तो वो नहीं, अगर आपकी ये वैलिडिटी नहीं आती है तो आपके जो डिस्क्रिप्टिव हैं, आपके जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी है वो किसी रैंक में लाए ही नहीं करती है। उसके अलावा जो आपकी इसमें वीकनेस आएंगी जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक लिसनिंग नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटडेटेड हो जाएगी, मीन्स वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए थी, आपने उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके चली हैं तो वो भी उसमें जो है वो हार्म आ जाएगा। थर्ड जो है आपका समटाइम्स अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन एंट्री। कभी आपका जो टेस्ट है आप उसमें प्रॉपर मीन्स के वो टाइमिंग को जब मेंशन नहीं करते हैं तो वो आपके अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एंट्री मीन्स के आप उसमें एंट्रेंस कर ही नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मेंटल स्टेट। तो जब आप इन तीनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इसमें प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपकी अनअवेलेबिलिटी आ जाएगी, वो भी इसके लिए हार्म रहेगा। फोर्थ वन जो है वो आपकी आ जाएगी स्पेशल पर्पस ऑफ कलेक्शन, कि आप जो है उसको किस लिए कर रहे हैं। तो आपको अप टू डेट तब तक रहना चाहिए आपका टेस्ट, आपका क्वेश्चन है, जब तक आप उसको पब्लिकेट नहीं कर लेते हैं, आपकी उसकी पब्लिकेशन नहीं हो जाती है। तो जो आपकी वीकनेस इसमें आएगी वो क्या है, आउटडेटेड हो जाएगा विद इन अ फ्यू इयर्स। मीन्स कि आप अपने जस्ट रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो वो एक टाइम लिमिटेड होगा, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म लेके जा रहे हैं तो फिर उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और अगर लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके वीकनेस क्या होंगी कि वो कुछ सालों के बाद यूज़लेस हो जाएगा। एक आधा स्टूडेंट यूज़ कर लेगा लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उस टेस्ट को स्केल को लेके नहीं चल पाएंगे। तो जो उसमें ऑर्डिनरी अपडेटेड हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा जी, फिफ्थ वन हमारे पास आ जाता है बुक्स अबाउट सिंगल टेस्ट, कि उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे जो गुड पॉइंट्स हैं वो क्या है, रिच सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टेस्ट, बुक्स अबाउट सिंगल टेस्ट। ठीक है, सिंगल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं हम सिर्फ उसी को ही वही इंफॉर्मेशन देंगे तो वो हमारे पास बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन ले आएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उसको अच्छे वे में लेके चलेंगे। हमारे पास बहुत सारा डाटा होगा तो हम बहुत स्टैंडर्डाइज वे में टेस्ट को या स्केल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा डाटा होगा तो हमारे पास नॉट अवेलेबल फॉर मैनी टेस्ट, मीन्स कि हम तो एक ही टेस्ट से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसमें वीकनेस क्या आएगी, हम उस स्केल को सिर्फ एक खास पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक खास टाइमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उसको दूसरे टेस्ट के साथ या दूसरी सिचुएशन के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो है राइटर्स जो हैं मे बी बायस्ड, हम बायस्ड हो जाते हैं कि हम किसी और तरफ जाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग जो है सोचेंगे, उसी टेस्ट, उसी सिचुएशन, उसी हालात, तो जो मंज़र है हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग सोचें। तो ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है कि हमारा जो टेस्ट है एक ख़ास टेस्ट के अकॉर्डिंग या एक ख़ास पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट के लिए यूज़ नहीं होगा। हमारे पास आ जाएगा जो सिक्स जो पॉइंट है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने टेस्ट क्रिएशन में, वो हमारे पास आ जाएंगी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है, प्रोवाइड इंसाइट इनटू पॉपुलैरिटी ऑफ द टेस्ट, कि हमारा जो टेस्ट है या हम जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमारा जो पॉइंट है टेस्ट क्रिएशन में वो ऑलरेडी कितना पॉपुलर है। और विच आर देन डिस्कस इन सेवरल टेक्स्ट बुक, और वो कितनी बुक्स में उसको मेंशन किया गया। हर बुक में आपको हर टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है तो टेक्स्ट बुक से आपको इंसाइट मिल जाएगी कि ये टेस्ट जो है ये 10 बुक्स में है, ये 15 बुक्स में है या ये 20 बुक्स में है, तो आपको पता चल जाएगा ये टेस्ट की पॉपुलैरिटी किस पॉइंट पे है। और अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई करते हैं तो उसमें वीकनेसेस क्या आएंगी, वीकनेसेस आएंगी कि हमारे पास इंक्लूजन ऑफ टेस्ट इन मेनी टेक्स्ट बुक्स डजंट मीन दैट दीज टेस्ट आर द बेस्ट,
कि हम अगर उन्हीं बुक्स में से देखते हैं कि ये 10 से 15 बुक्स में या ये 50 बुक्स में टेस्ट है, तो हमारे पास वैसे इंफॉर्मेशन या रिलायबिलिटी नहीं आती है कि ये वही टेस्ट है, ये उसी जो है कंस्ट्रक्ट में मौजूद है। हो सकता है कि हर बुक में पब्लिश करते हुए जो पब्लिशर है उसने कुछ चेंजेस किए हों, आपको सिर्फ उसके नाम पे नहीं रहना, तो ये इसमें वीकनेस आ जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास जर्नल्स। जर्नल्स से हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, हमें इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द लेटेस्ट रिसर्च ऑन द टेस्ट। जर्नल के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमने जो टेस्ट क्रिएट किया है और हमारे पास जो टेस्ट क्रिएशन या स्किल क्रिएशन का जो टॉपिक है वो कितना अपडेटेड है, कितना लेटेस्ट उसमें नॉलेज लाई कर है, और उस पर जो मज़ीद वर्किंग है और लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो कितना उसको अपडेटेडली लेके जा रहे हैं। तो उसकी जो वीकनेस आई थिंक टेंड टू कंसंट्रेट मोर ऑन टेस्टिंग मेथडोलॉजी रेदर देन ऑन द टेस्ट इटसेल्फ। तो उसमें क्या है कि अगर हम सिर्फ जर्नल पे रिलाई करेंगे तो हम सिर्फ उसकी मेथडोलॉजी पे ही वर्किंग करेंगे, जबकि हमें उस टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। मेथडोलॉजी के हमने उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसकी मेथडोलॉजी पे चेंजेस करेंगे, लेकिन हमें इसके मेथडोलॉजी पे एक बार वर्किंग करने के बाद हमें उस टेस्ट पे फोकस करना चाहिए कि हमने ये पॉइंट इंक्लूड किए थे, इन पॉइंट्स की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कितनी लाई करी है, ना कि हम उसके बार बार मेथड्स को चेंज करें। मेथड चेंज करने के लिए मीन्स के हम उसमें कौन सी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, हम उनमें कौन सा सैम्पलिंग डाटा ले रहे हैं, कौन सी उसमें टेक्निक्स और क्लूज जो हैं वो यूज़ किए हैं, हम उसी पे बार बार फोकस करेंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। पब्लिशर्स कैटलॉग में जो हमें इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट मिलता है, उसमें हमारे पास एक अच्छा पॉइंट क्या होता है वो है कि बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रैक्टिकल मेथड्स, कॉस्ट अवेलेबल मटेरियल एंड सो ऑन। मीन्स कि हमारे पास एक बहुत अच्छा सोर्स होता है पब्लिकेशन जो हमारे पास कैटलॉग आती है कि ये जो है टेस्ट ये कितनी बार पब्लिश हो चुका हुआ है। मीन्स कि हम अपने वेरिएशन करें, जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो हमने 1 2 में भी हमने देखा हुआ है। उसके अलावा हमने चाइल्ड के जो इंटेलेक्चुअल टेस्ट हैं हमने उनकी अपडेशन भी देखी है, 1 है 2 है। सबसे बढ़कर अगर हम DSM की तरफ आ जाएँ तो DSM 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद उनका हमने TR वर्जन भी देखा हुआ है। मीन्स के पब्लिश हो रहा है वो बार बार। तो उस पब्लिकेशंस के थ्रू हमारे पास एक अच्छा सोर्स ऑफ द प्रैक्टिकल मैटर आ जाएगा कि प्रैक्टिकली इसमें क्या क्या वेरिएशन या चेंजेस आ रही थी और हमने उसको किस तरह से मेजर किया। तो ये आपका पब्लिशर कैटलॉग से भी आपको अपने टेस्ट क्रिएशन में एक अच्छा सोर्स मिल जाता है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जबकि उसका लॉस या उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है आपके स्केल पे, आपके जो टेस्ट है उस पे, वो है कि नॉट एन ऑब्जेक्टिव सोर्स, द पब्लिशर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग द टेस्ट। क्यों, क्या पब्लिशर ने तो सेल को जो आपके पास टेस्ट है उसको सेल आउट करना होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है कुछ भी चेंज कर देगा, उसमें हमारे पास फिर अगेन जो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के इश्यूज आ जाएंगे। और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही सिचुएशन है कि हम उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मेंटेन रखें, हम उनकी टाइमिंग्स देखें, हम उनके क्लूज देखें, हम उनकी मेंटल स्टेट ऑफ प्रेजेंटेशन जो है हम उनको देखें, हम उनका मोटिवेशनल जो लेवल है, उनकी जो फंक्शनिंग है ब्रेन, हम उनको एक्टिवली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप करें। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द अदर यूज़र। अदर यूज़र मीन्स के गुड सोर्स फॉर द प्रैक्टिकल मैटर और एक्सपीरियंस एंड पेक्यूलरिटीज़ ऑफ अ टेस्ट। पेक्यूलरिटीज़ ऑफ अ टेस्ट मीन्स कि हम उसकी खासियत क्या थी, हम उसको दूसरे लोगों से अगर सुन रहे हैं, जैसे इसमें आ जाएगी ना हमारी माउथ जो है एडवर्टाइजमेंट या एडजस्टमेंट आ जाएगी कि आपने एक टेस्ट यूज़ किया, या हम एक मेडिसन को यूज़ करते हैं तो हम सीधा डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, उसके अलावा जो है हम कभी अपने फ्रेंड्स और अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो सराउंडिंग है, सोशल सर्कल है, हम वहाँ से भी सुन लेते हैं भाई आपको टेम्परेचर हुआ था, मुझे भी ऐसे ही टेम्परेचर हुआ और हमने इसके अकॉर्डिंग ऐसी मेडिकेशन जो है वो यूज़ कर ली। ऐसी मेडिकेशन यूज़ कर ली मीन्स कि हम जो है दूसरे डायरेक्ट सोर्स पे नहीं जा रहे हैं, हम जो है इधर उधर के लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको सर्व कर रहे हैं। और ये एक अच्छे आपके पास एक शॉर्टकट आ जाता है
लेकिन इसका नुकसान आपके पास क्या होगा कि आप चूँकि डॉक्टर के पास नहीं गए अपने इश्यू के लिए, तो आपका जो बेसिक कॉज़ है, आपको वो पता नहीं चलेगा। वो पता नहीं चलेगा तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले नहीं ले सकते हैं। आप जस्ट उसको सप्रेस कर रहे हैं उस इश्यूज़ को या उस सिम्पटम को, तो वो आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह से हमारे टेस्ट में है कि हम अपने टेस्ट से रिलेटेड दूसरों से अच्छा भाई मैंने भी टेस्ट बनाया था, मैंने उसमें ये पॉइंट इंक्लूड किए थे। अच्छा ठीक है, आप भी इसमें रिसर्च ना करें, आप जाएँगे इन्फॉर्मेशन लेंगे। स्टूडेंट जो हमारे करते हैं, वो अपने फ्रेंड से ही पूछ के अच्छा तुम्हारा ये था, तुमने इसमें ये पॉइंट इंक्लूड, चलो मैं भी ये कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। आपके ये पॉइंट थे तो चलो मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर रही हूँ, मैं इसमें ये पॉइंट्स ऐड कर लेता या कर लेती हूँ। तो वो क्या है कि आप प्रॉपर प्रोसेस से नहीं गुज़रते हैं। जब आप प्रॉपर प्रोसेस से नहीं गुज़रते हैं तो बहुत सारे जो पॉइंट्स आपके ऑब्ज़र्वेशन जो आपने ऑब्ज़र्व करना है वो कोई दूसरा आपके हिस्से का नहीं कर सकता। तो जब आपके ये इश्यूज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, आपकी जो मैं इसे कहती हूँ कि सुस्ती है, वो आपकी कामयाबी के आड़े आ जाएगी। तो जब वो इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगी आपकी सक्सेस को, तो आपके पास बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो मिस हो जाएँगे। तो सबसे पहला पॉइंट या वीकनेस जो है वो इधर मेंशन की है, वो है कि आप अपने जो टेस्ट आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ अ टेस्ट जो है आप उससे भी महरूम रह जाते हैं कि आपने जो वर्किंग की आपसे पहले या आपके बाद वाले लोग इसको किस तरह से लेके जाएँगे। उसके बाद जो आपकी जजमेंट है वो आपकी क्रिटिकली वे में ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि आपने वो प्रॉपर फंक्शनिंग से गुजरे नहीं हैं, आप गुजरे नहीं हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कौन से पॉइंट्स और कौन से क्लूज जो हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है, मीन्स कि आप अगर टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन किस तरह से लेनी चाहिए, और जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसमें आपको उनकी वीकनेसेस और उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस पे फोकस नहीं करेंगे, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आप एक टेस्ट तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही टाइम लिमिटेड रहता है। सम टाइम तो वो आपकी रिसर्च के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं रहता और दूसरे लोग तो उसको क्या यूज़ करेंगे, वो एक सेपरेट आ जाएगी। सो अपने जो टेस्ट क्रिएशन है उसमें आपको वैलिडिटी रिलायबिलिटी के अलावा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनमें भी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर और टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।